नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार जो है भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण विषय है जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो इसीलिए इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखें ताकि समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, शुरू से समझते हैं इसे। देखिए, मौलिक अधिकार की बात की गई है। मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ठीक है, एकदम बेसिक से चर्चा करते चलेंगे। सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में ये वर्णित है या किस भाग में वर्णित है, ये सारी चीजें। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 में वर्णित है। ठीक है, और हमने यह प्रावधान जो है किस देश से लिया, तो ये हमने प्रावधान जो है अमेरिका से लिया। ठीक है, और ये हमारे भाग 3 में वर्णित है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के भाग 3 को ही मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा पर जाने से पहले थोड़ा एक डिटेल चर्चा कर लेते हैं। जैसे देखिए, अमेरिका है। ठीक है, क्योंकि अमेरिका से ही हमने मूल अधिकार या मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया है, तो थोड़ा अमेरिका के इतिहास को थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे अमेरिका है। ठीक है, अमेरिका दोस्तों आज़ाद कब हुआ? अमेरिका जो है 1776। ठीक है, 4 जुलाई 1776 को अमेरिका आज़ाद हो गया। और आज़ादी के कुछ वर्षों बाद यानी कि 1787 में वहाँ पर संविधान निर्माण किया गया और 1789 यानी 1789 को संविधान को लागू कर दिया गया। लेकिन अमेरिका में जो संविधान जब लागू किया तब तक जो है मूल अधिकार का वर्णन वहां नहीं किया गया था। ठीक है, जैसे देख रहे हैं निर्माण 87 में, लागू कब? 1789 में। मौलिक अधिकार का प्रावधान कब जोड़ा गया अमेरिका के संविधान में? 1791 में जोड़ा गया। ठीक है, ये थोड़ा बेसिक था इसका। और 1791 में पहली बार मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान में भी लाया गया। और अमेरिका से ही जो है हमने आज़ादी के उपरांत जब अपने देश में संविधान निर्माण की बात की तो उस वक्त हमने मौलिक अधिकारों का प्रावधान उस देश से अपने संविधान में मिलाया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अब। तो प्रश्न था हमारा कि मैग्ना कार्टा क्या है, क्योंकि भाई भाग 3 को मैग्ना कार्टा कह रहे हैं हम लोग, तो आखिर ये मैग्ना कार्टा क्या है? दोस्तों, मैग्ना कार्टा जो है अधिकारों का एक घोषणा पत्र है। जैसे कि देखिए एक स्टोरी है, मैं आपको सुनाता हूं कि अधिकारों का घोषणा पत्र है जो सबसे पहले 15 जून 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा किंग जॉन, ठीक है, इंग्लैंड के राजा जो थे जॉन, उन्होंने एक घोषणा पत्र तैयार किया था। ठीक है, उस घोषणा पत्र को जिसमें पहली बार बेसिक राइट्स दिए गए थे, मूल अधिकार दिए गए थे, उस पत्र को जो है मैग्ना कार्टा कहा गया था उस जमाने में। ठीक है, इसे देख लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, कह रहा है कि मूल अधिकारों का घोषणा पत्र जो 15 जून 1215 में राजा जॉन द्वारा वहां के सामंतों को दिया गया था। ठीक है, ये राजा देख रहे हैं जॉन बैठे हुए हैं और इन्होंने अपने सामंतों को एक घोषणा पत्र दिया। ये घोषणा पत्र जो है वो ये है घोषणा पत्र। इसी घोषणा पत्र में पहली बार मूल अधिकारों की बात की गई और इसी को मैग्ना कार्टा कहा गया, जो किंग जॉन के तरफ से जारी किया गया था। कब? 1215 ईस्वी को। ठीक है दोस्तों, ये कुछ मौलिक अधिकार का एक छोटा सा इतिहास है। इसके अलावा ये तो इंग्लैंड की कहानी हो गई, और भी किसी देश में मौलिक अधिकारों का कुछ इस तरीके का वर्णन है तो वो भी देख लेते हैं हम। पूरे बेसिक से देखते चलेंगे। जैसे दोस्तों एक फेमस घटना आपको बता दूं, आप लोगों ने पढ़ा होगा, फ्रांस की क्रांति। 1789 की घटना फ्रांस में फ्रांस की क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस क्रांति के बाद संविधान निर्माण की वहां पे बात की गई और 1791 में जब फ्रांस के संविधान का निर्माण का बात चल रहा था तो पहली बार आम जनता के लिए मूल अधिकारों की बात की गई। ठीक है, इसीलिए जब फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन 1791 में बनाया गया तो वहां के लोगों के लिए मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया फ्रांस में। ठीक है, तो ये कहानी तो थी दोस्तों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस। बात आती है हमारे देश की। हमारे देश में या हमारे नेताओं द्वारा पहली बार मूल अधिकारों का मांग जो है कब किया गया? ठीक है, इसे भी देखिए, समझते हैं अच्छे से। ठीक है, भारत में दोस्तों आज़ादी से पहले कांग्रेस पार्टी का पहले से ही प्रभुत्व था और कई स्वतंत्रताकारी आंदोलनकारी ऐसे दिग्गज नेता जो कांग्रेस पार्टी से ही संबंधित रहे।
इनमें से जब देश आज़ाद नहीं हुआ था तो इस पार्टी ने क्या किया था कि साल या साल भर बाद अधिवेशन ये लोग करते थे अपना, ठीक है। और उन अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी जनता के हित के लिए, भारतीय जनता के हित के लिए कुछ ना कुछ मुद्दे अक्सर उठाते रहती थी। तो ऐसा ही एक अधिवेशन, क्योंकि सभी अधिवेशनों की यहाँ चर्चा नहीं करनी, हमें सिर्फ मौलिक अधिकार के इतिहास को जानना है। तो 1931 में एक अधिवेशन हुआ था जिस अधिवेशन का नाम है कराची अधिवेशन, और इस कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा की गई थी। और पहली बार दोस्तों 1931 कराची अधिवेशन में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा मौलिक अधिकारों की मांग की गई, आम जनता के हक की बात की गई। और इस मौलिक अधिकार का प्रारूप तैयार किया था जवाहरलाल नेहरू ने। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में मूल अधिकार की मांग की गई, जिसका प्रारूप जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किया गया। देख सकते हैं ये हमारे पटेल साहब हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल, देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री। देशी रजवाड़ों का एकीकरण करने के लिए इनका बहुत बहुत योगदान, ठीक है। और ये हमारे देश के पहले पीएम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी, और ये है दोस्तों बीच में देखिए ठीक से राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ सीन है ऐसा 1931 के कराची अधिवेशन का। ये तो था दोस्तों मौलिक अधिकार के इतिहास की बात। अब बात करते हैं कि जब देश आज़ाद हो गया, संविधान निर्माण की बात की गई, और हमारे संविधान का निर्माण भी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार हो गया। इसके बाद हम ये देखते हैं कि जो मूल संविधान तैयार किया गया, उस मूल संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन कैसे कैसे किया गया, ठीक है, इसे समझते हैं। और उससे भी पहले दोस्तों हम जानेंगे कि मौलिक अधिकार है क्या, मौलिक अधिकार जो हमें दिया जा रहा है ये है क्या। दोस्तों बेसिकली मौलिक अधिकार को 2 भागों में बांट के हम समझ सकते हैं, ठीक है। एक भौतिक अधिकार, जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को उस देश में सामाजिक अधिकार मिले, आर्थिक अधिकार मिले और राजनीतिक अधिकार मिले, ठीक है। ये सारे हमारे भौतिक अधिकार हैं। नैतिक में हम देख सकते हैं आध्यात्मिक धार्मिक अधिकार मिले। तो किसी भी व्यक्ति को अपने उस देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, साथ ही साथ धार्मिक आध्यात्मिक अधिकार मिलना, ये एक मौलिक अधिकार का ही एक पार्ट है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मूल अधिकार को यानी मौलिक अधिकार को 2 वर्गों में बांट के समझ सकते हैं। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश में कुल कितने मौलिक अधिकार जो है आम जनता को दिए गए थे, इसे भी अच्छे डिटेल से समझ लेते हैं, ठीक है, मौलिक अधिकारों के बारे में, ठीक है। देखिए दोस्तों, जब मूल संविधान हमारा तैयार हुआ उस वक्त कुल 7 मूल अधिकारों की बात की गई, यानी 7 मौलिक अधिकारों की बात की गई, ठीक है। लेकिन वर्तमान में सिर्फ 6 मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हैं, ठीक है। तो ये एक मौलिक अधिकार कहाँ गया? 6 तो अभी वर्तमान में है प्राप्त, तो एक कहाँ गया? तो दोस्तों 7 मौलिक अधिकार 1978 तक जारी थे। 1978 के बाद जो है ये एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया और कुल 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में प्रचलित हैं। तो ये एक जो हटाया गया, इसके पीछे भी एक स्टोरी है, देख लीजिए। कहा गया कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के श्रेणी से हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। जैसे कि देख रहे हैं हम, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार में डाल दिया। और ये कानूनी अधिकार जो है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? संविधान के अनुच्छेद 300, ठीक है। और ये कानूनी अधिकार में जो डाला गया किस क्लॉज में? 300 के एक क्लॉज में डाल दिया गया संपत्ति के अधिकार को। दोस्तों सोचिए, वर्तमान परिस्थिति में भी अगर संपत्ति का अधिकार आम नागरिक को प्राप्त होता, मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार प्राप्त होता, यानी अगर लोग कहते कि भाई संपत्ति का अधिकार करना यह हमारा मौलिक अधिकार है, अगर ऐसा होता तो देश में संपत्ति का अर्जन बड़ी स्पीड से किया जाता, अवैध रूप से संपत्ति का अर्जन किया जाता। हो सकता है काला धन, ब्लैक मनी, अरे ब्लैक मनी बाहर क्या ढूंढने जाएंगे, घर में ही ब्लैक मनी का भंडार लगा रहता। ईडी आता छापा मारने, इनकम टैक्स आता छापा मारने, तो आप गर्व से कहते चला मौलिक अधिकार प्राप्त है, हमें संपत्ति का अधिकार है, जाओ। लेकिन नहीं, अगर ऐसा होता तो दोस्तों भारत में भ्रष्टाचार जो है व्याप्त हो जाता
और लोकतांत्रिक देश के लिए ये एक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा अभिशाप है। तो इन्हीं प्रावधानों को देखते हुए संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार में डाल दिया गया। आज देखिए, अवैध रूप से अगर आप संपत्ति को अर्जित करते हैं तो देखिए आपके दरवाजे पे इनकम टैक्स वाले नॉक करने आएंगे, नॉक नॉक, है ना। इनकम टैक्स वाले आएंगे, छापा मारेंगे कि बताओ भाई संपत्ति का ब्यौरा दो, ये चल अचल संपत्ति कहाँ से इतना लाए, सारा ब्यौरा दीजिए। क्यों? क्योंकि संपत्ति अब कानूनी अधिकार का एक भाग है, इसीलिए। तो इस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया और वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हमारे पास बचे हुए हैं। तो ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं, जरा इसे अच्छे ढंग से समझ लेते हैं, ठीक है। 6 मौलिक अधिकारों में दोस्तों कह रहा है कि पहला जो मौलिक अधिकार है वो है हमारा समानता का अधिकार, यानी ये इक्वालिटी की बात कर रहा है, देश में इक्वालिटी की बात कर रहा है। दोस्तों हमारे देश में, भारतीय देश, इस भारत में जो है तरह तरह के लोग, तरह तरह की जातियां, तरह तरह के बोले जाने वाले भाषा बोले जाने वाले लोग, तरह तरह के परिधान धारण करने वाले लोग, सभी तरह के लोग, मतलब डाइवर्सिटी बहुत है। लेकिन इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी इंडिया में यूनिटी बहुत है, यानी हमारे देश में यूनिटी बहुत है। तो इसीलिए हम बात कर रहे हैं संविधान में क्या, इक्वालिटी की, ठीक है, यानी कि एकता की। तो ये जो समानता की बात की गई है ये अनुच्छेद 14 से 18 में वर्णित है, ध्यान देना आपको। इसके बाद मैं पूरी डिटेल बताऊंगा एक एक करके। जैसे मान लीजिए समानता का अधिकार है तो 14 में क्या है, कानून के समक्ष सब समान है। 15 में क्या है, धर्म जाति लिंग के आधार पर भेदभाव करने की मनाही है। 16 में क्या है, अवसर की समानता है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत है। 18 में क्या है, उपाधियों का अंत है। ये सारा एक एक करके मैं डिटेल बताऊंगा। अभी बस बेसिक चीजों को जानते हैं, एक एक करके सारा डिटेल पढ़ेंगे। दूसरा देखिए कह रहा है कि स्वतंत्रता का अधिकार है हमें, अभिव्यक्ति की आजादी है भाई हमें। आर्टिकल कितने से कितने तक में है, 19 से 22 तक में वर्णित है। शोषण के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है हमें अनुच्छेद 23-24 के तहत। हमें जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, हम अपने धर्म को स्वेच्छापूर्वक जो है प्रचार प्रसार कर सकते हैं, या और भी अनगिनत प्रावधान है। इन सभी का चर्चा अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य किया गया है। इसके अलावा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं जो कि अनुच्छेद 29-30 में वर्णित है। इसके अलावा इन सभी अधिकारों को संरक्षित करने के लिए संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है जो कि अनुच्छेद 32 में है। इसे भी पढ़ेंगे कि किस प्रकार सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत हमारे मौलिक अधिकारों के हनन होने से बचाने के लिए कितने प्रकार का रिट जारी करता है, 5 प्रकार का। उसी प्रकार हाई कोर्ट जो है अनुच्छेद 226 के तहत वो भी रिट जारी करता है, उसके पास भी ये पावर है। तो ये सारा पढ़ेंगे। लेकिन जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर कहीं भी आर्टिकल 12, 13, 31, 33, 34 और 35 का चर्चा नहीं मिला, ठीक है। इसीलिए हम शुरू से इसकी शुरुआत करेंगे, एक भी आर्टिकल नहीं छोड़ेंगे। याद रखना आपको कि अनुच्छेद 12 से 35 तक में सभी आर्टिकल्स का चर्चा करेंगे, क्योंकि एक एक आर्टिकल्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, ठीक है। तो शुरू से इसे करेंगे डील, क्योंकि यहां तो 14 से शुरू है, लेकिन हम 12 से 35 यानी अनुच्छेद 12 से शुरू करेंगे, फिर 13, उसके बाद 14 से 18 समानता के अधिकार पर आएंगे, ठीक है। अगला देखते हैं हम, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है कि अनुच्छेद 12 में क्या है। दोस्तों अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा दी गई है, क्योंकि मौलिक अधिकार जो है 12 से 35 में है और 12 में बताया गया है कि राज्य की परिभाषा क्यों है। क्यों? क्योंकि राज्यों के विरुद्ध ही जो है आम जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो आखिर ये राज्य है कौन जिसके विरुद्ध आम जनता को मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो यहां राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य वो भी हो सकता है जो भारत सरकार का अंग है, यानी कि संसद, ये भी राज्य की परिभाषा में शामिल है। राज्य सरकार या विधानमंडल, ये जो भी कानून बनाएगा ये सारा राज्य माना जाएगा। राज्य की परिभाषा में स्थानीय सरकार भी आएगी। स्थानीय सरकार में ग्रामीण स्तर पे देखिएगा तो पंचायत आती है, शहरी क्षेत्रों में देखिएगा तो नगर पालिकाएं आती है, ठीक है। इसके अलावा देख रहे नगर पालिका, पंचायत, जिला बोर्ड, ये सारे स्थानीय निकाय हैं। इसके अलावा जितने भी संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय है, यानी संवैधानिक निकाय जिनकी चर्चा हमारे भारतीय संविधान में की गई है और गैर संवैधानिक जिनकी चर्चा संविधान में नहीं की गई है, किंतु संसद को लगा है कि
ये प्रावधान भी होने चाहिए, ठीक है। लेकिन याद रखना ये स्थायी नहीं है, अस्थायी है। इसीलिए संवैधानिक और गैर संवैधानिक, तो कई ऐसे निकाय हैं जो संवैधानिक है और गैर संवैधानिक है, इनके विरुद्ध भी हमें शक्ति प्राप्त है, यानी मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो संवैधानिक में जैसे मान लीजिए चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक इकाई है। देखिए यहां से भी सवाल पूछ देगा कि चुनाव आयोग जो है संवैधानिक इकाई है कि नहीं, बिल्कुल है भाई। यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग, एसपीएससी यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है। इसके अलावा एससी एसटी आयोग यानी अनुसूचित जाति और जनजाति का राष्ट्रीय आयोग, ये सारा जो है दोस्तों ये संवैधानिक इकाई है। और इसके अलावा जो गैर संवैधानिक निकाय है उसमें अपना नीति आयोग आ जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आ जाता है, सीबीआई आ जाता है, लोकपाल आ जाता है, लोकायुक्त आ जाता है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो निजी संस्थानें हैं वो भी राज्य की परिभाषा में शामिल होगा, उनके खिलाफ भी जो है नागरिकों को मौलिक अधिकार प्राप्त है। तो जरा देख लेते हैं कि अन्य में क्या है। जैसे अन्य में देखिएगा दोस्तों, तो यहां मिलता है अन्य में LIC, ONGC, ये ऑयल से संबंधित है, क्योंकि ONGC का लगभग 72% जो है खनिज तेल में योगदान है और 48% गैस के क्षेत्र में योगदान है। तो ये अगर मान लीजिए मानवों के लिए यानी यहाँ के जनता के लिए कोई ऐसा अवैध नियम कायदा कानून बना दे जिससे मानवों का यहाँ का मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो जाए, तो भाई इन्हीं के खिलाफ तो हमें ये शक्ति प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है। या LIC के खिलाफ, ये सारे उपरोक्त जितने भी पॉइंट्स आपने देखे ये सभी राज्य की परिभाषा है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उपरोक्त सभी निकाय जो राज्य की परिभाषा को चिन्हित करती है तथा प्रत्येक व्यक्ति के पास जो है राज्य के विरुद्ध मौलिक अधिकार प्राप्त है। राज्य के विरुद्ध है, और राज्य कौन है? जितने भी उपरोक्त बातों का चर्चा किया गया सभी राज्य है, और इनके विरुद्ध किसे मौलिक अधिकार प्राप्त है? यहाँ के व्यक्तियों को। तो सोच सकते हैं दोस्तों कि मौलिक अधिकार कोई छोटा मोटा राइट नहीं है, ये एक बहुत बड़ा हथियार है आपके लिए, अधिकार है। इससे आप अपने प्राण हो या अपने सांसारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जो भी अधिकार हो, इनके खिलाफ आवाज उठा सकते हो, ठीक है। मौलिक अधिकार एक हमारा बेसिक राइट है और बहुत ही महत्वपूर्ण राइट है जो संविधान हमें देता है, चाहे वो आम नागरिक हो या खास नागरिक हो, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि अनुच्छेद 13 क्या कहता है, ठीक है। अनुच्छेद 13 को समझते हैं। देखिए किताबों में काफी पेचीदा तरीके से इन चीजों को दिया गया, लेकिन हमें वैसे पढ़ना नहीं है। ऐसा पढ़िए बस समझ के चल जाइए, हो गया काम खत्म। उस टॉपिक का छीछा लेदर नहीं बनाना है, समझ में आना चाहिए कह क्या रहा है, बस काम खत्म। हमें इन टॉपिक को जान के ना इन ग्रंथों को पढ़ के बाबा नहीं बनना है, एग्जाम क्रैक करना है, जॉब लेना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। तो बेसिक चीजों को समझिए। कह रहा है यहां पर अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में कह रहा है कि संविधान यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा भारतीय संविधान, हमारा संविधान सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे कानूनों को निरस्त कर सकता है जो FR यानी कि फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती हो। यानी संविधान सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वह ऐसे नियम कायदे कानूनों का निरस्त कर सकती है, खत्म कर सकती है जो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करे। अब सवाल आता है ऐसे कानून, ये कौन से कानून है भाई? कह रहा है ऐसे कानून, ये भी तो हो सकता है कि ये कानून आजादी से पहले के हो सकता है, क्योंकि आजादी से पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो आज भी चले आ रहे हैं। जैसे मान लीजिए दंड संहिता, अपना भारतीय दंड संहिता IPC, ये क्या है? 1861 IPC वाला उठा के देखिए, आज भी चला आ रहा है। तो आजादी से तो पहले का ये कानून है ना, इसीलिए आजादी से पहले का भी ये कानून हो सकता है, या आजादी के बाद बनाया गया कोई कानून हो सकता है। ध्यान रखना है आपको कि कोई भी कानून, चाहे आजादी से पहले के हो या आजादी के बाद के हो, कोई भी ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार का उल्लंघन करेगा, सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रोक देगी, अवैध घोषित कर देगी। ध्यान रखना है आपको। इसीलिए यहां पर 2 वर्ड आया है, अल्पीकरण और असंगत वर्ड। बुक्स वगैरह देखिएगा तो अल्पीकरण और असंगत जैसे शब्द आए हैं। जैसे कि मान लीजिए पुराने कानून, ठीक है, पुराने कानून वर्तमान में, जैसे मान लीजिए, ठीक है,
पुराने कानून किसी क्षेत्र विशेष में लागू किया गया, लोगों पर लागू किया गया, ठीक है, ये वहां तक वैलिड है जहां तक मूल अधिकार की बात नहीं आ जाती है, ये वहां तक वैलिड है, लेकिन वहां पर जाके ये खत्म हो जाएगी ये कानूनें जहां पर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने लगेगा। इसीलिए बात ध्यान में रखना है कि ये कानूनों को अल्पीकृत कर रहा है, ऐसे कानूनों को अल्पीकरण कर रहा है जो मूल अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। क्यों? क्योंकि अगर मूल अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा तब तो वो असंगत हो जाएगा ना, इसीलिए अल्पीकरण और असंगत जैसी बातें की जा रही हैं, ठीक है। न्यायालय ये ध्यान देगा कि कौन से असंगत बातें या कौन से असंगत नियम, कायदे, कानून मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं, इन चीजों को वो रोकेगा, ध्यान देना। इसीलिए अल्पीकरण और असंगत जैसे शब्द का भी प्रयोग किया गया है अनुच्छेद 13 में। ध्यान देना है दोस्तों एक और बात कि अनुच्छेद 13 में ही पहली बार इस बात की भी चर्चा मिलती है, न्याय व्यवस्था पर पुनरावलोकन करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। वह कभी भी संविधान की व्याख्या हो या मौलिक अधिकार की व्याख्या हो या मूल ढांचे की ही बात क्यों ना हो, इन सब का व्याख्याकार कौन है? सुप्रीम कोर्ट है। वो अपने दिए गए डिसीजन को भी बदल सकता है या ऐसे नियम, कायदे, कानूनों को भी रद्द कर सकता है जो जनता के मौलिक अधिकारों के हित में ना हो, उनका उल्लंघन कर रहे हो, ऐसे कानूनों को वो खत्म कर सकता है। तो दोस्तों आज सिर्फ अनुच्छेद 12 और 13 को मैंने एक्सप्लेन किया है। अगली वीडियो में जो है बारीकी से पूरे अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक की चर्चा की जाएगी, ताकि मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी प्रश्न आपके परीक्षा में ना छूटे, ठीक है दोस्तों। और हाँ दोस्तों एक और बात, आप लोग वीडियो देखते हैं, पूरा देखते हैं, आप लोग प्लीज सब्सक्राइब करके जाया कीजिए। आपके एक सब्सक्राइब से मैं मोटिवेट होऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर आपके लिए कंटेंट्स ऐसे लेकर आता रहूं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।